नमस्कार। आज हम तीन कह सकते हैं काफी अलग लेकिन शायद अंदर से जुड़े हुए मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख और रिपोर्टें हैं। ये भारत के बदलते भू राजनीतिक समीकरणों पर है, फिर देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार मतलब जीएसटी, उसमें हुए हालिया बदलावों पर। हाँ, जीएसटी 2.0 जिसे कह रहे हैं। बिल्कुल। और तीसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े एक अहम कानूनी मामले पर भी। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन अलग अलग धागों को समझें। कैसे दुनिया में जो चल रहा है उसका असर भारत की नीतियों पर पड़ता है। सही। कैसे टैक्स में बदलाव हमारी आपकी आम जिंदगी को छूते हैं और कैसे कानून, खासकर सुरक्षा वाले कानून, व्यक्तिगत अधिकारों के साथ संतुलन बनाते हैं। ये संतुलन वाला सवाल बहुत अहम है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं भू राजनीति से। हमारे सामने एक विश्लेषण है जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल की आर्थिक कार्रवाइयों को देखता है और भारत पर उनके असर को। ये कार्रवाइयां जैसे कई देशों पर प्रतिबंध, टैरिफ लगाना, ये क्यों की गई थीं? हाँ देखिए, स्रोत बताता है कि इसके पीछे कई वजहें थीं। एक तो अमेरिका में जो लोग वैश्वीकरण से मतलब ग्लोबलाइजेशन से नाखुश थे, उनको लुभाना था। अच्छा, घरेलू राजनीति। हाँ बिल्कुल। दूसरा, चीन की बढ़ती ताकत के सामने अमेरिकी दबदबा बनाए रखने की कोशिश। और तीसरा, चीन को रोकने के मुद्दे पर अमेरिका में क्या कहते हैं, दोनों पार्टियों का एक मत होना। ये दिलचस्प है कि कैसे घरेलू राजनीति और वैश्विक रणनीति मतलब एक साथ चल रही थी। बिल्कुल। और इन कार्यवाहियों का दायरा देखिए काफी बड़ा था। करीब 30 देशों पर प्रतिबंध थे। 30 देश? हाँ, 70 पर टैरिफ, व्यापार गुट बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संगठनों को कमजोर करना, यहाँ तक कि आप्रवासन नियमों को भी सख्त करना। स्रोत इसे संप्रभु स्वार्थ साधने की कोशिश कहता है, मतलब अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखना, चाहे वैश्विक व्यवस्था पर जो भी असर पड़े। अच्छा। और इसमें एक विडंबना भी है जो स्रोत बताता है। अमेरिका खुद अपने किसानों को, खासकर तंबाकू और डेयरी वालों को भारी सब्सिडी देता है। हाँ ये तो है। लेकिन भारत जैसे देशों पर दबाव डालता है कि आप अपने बाजार खोलो, कृषि सब्सिडी कम करो। और भारत के किन उद्योगों पर सीधा असर पड़ा? भारत के कपड़ा, रत्नाभूषण, ऑटो पार्ट्स, धातु, इन सब पर इन टैरिफ का सीधा असर पड़ा है। और भारत पर लगे कुछ खास टैरिफ का भी जिक्र है शायद। हाँ बिल्कुल। ऊपरी तौर पर तो उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़ा गया था। अच्छा। लेकिन स्रोत इशारा करता है कि ये शायद उन देशों पर दबाव बनाने का एक तरीका था जो अमेरिका केंद्रित दुनिया के बजाय एक बहुध्रुवीय मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं। जाहिर है अमेरिका की नजर में मुख्य चुनौती तो चीन ही है। सारी रणनीति उसी के इर्द गिर्द घूमती दिखती है। तो फिर भारत के लिए यहाँ क्या सवाल खड़े होते हैं? हाँ, यहीं से भारत के लिए कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या भारत को यह मानकर चलना चाहिए कि अमेरिका उसे सिर्फ चीन के खिलाफ एक लोकतांत्रिक साथी की तरह देखता है? विश्लेषण इस पर संदेह जताता है, खासकर तब जब अमेरिका ने पाकिस्तान से फिर नजदीकियां बढ़ाईं। हाँ वो भी हुआ। भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौलने की कोशिश की, क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर अनिश्चितता दिखाई और अमेरिकी कंपनियों के भारत में निवेश और हाईटेक साझा करने में भी अड़चनें पैदा की। अच्छा। स्रोत का मानना है कि इन कदमों ने पिछले मतलब करीब 25 सालों में बनी भारत अमेरिका साझेदारी को एक झटका दिया है। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भारत को शायद चीन के साथ सीमा पर तनाव कम करने के लिए कुछ ऐसी रियायतें देनी पड़ी जिनका चीन ने कोई जवाब नहीं दिया। ओह, तो ऐसी स्थिति में ये विश्लेषण क्या रास्ता सुझाता है भारत को? देखिए, एक सुझाव तो यह है कि भारत को अमेरिकी दबाव का ज्यादा मुखरता से मतलब ज्यादा खुलकर सामना करना चाहिए था। चीन ने जैसे दुर्लभ खनिज पदार्थों पर, रेयर अर्थ मिनरल्स पर अपनी पकड़ बनाकर वैश्विक सप्लाई चेन में अहमियत हासिल की है, उससे सबक लेने की बात कही गई है। अच्छा, मतलब आर्थिक लीवरेज बनाना। हाँ, विदेश नीति में सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों या बड़े बड़े आयोजनों या वो आकर्षक लगने वाले नामों जैसे क्लिकबेट एक्रोनिम्स कहते हैं स्रोत में, हाँ, उन पर निर्भर रहने के बजाय जमीनी हकीकत पर ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। और गुटनिरपेक्षता पर भी कुछ कहा गया है। हाँ, यहाँ तक कि गुटनिरपेक्षता की नीति को पूरी तरह छोड़ने के फैसले पर भी पुनर्विचार का सुझाव है, क्योंकि इसके कुछ नकारात्मक नतीजे दिखे हैं। जैसे चीन पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी, पड़ोस में भारत का थोड़ा अकेला पड़ना और टैरिफ की मार तो है ही। लेकिन क्या इस चुनौती में कोई अवसर भी है? हाँ, विश्लेषण कहता है कि भारत इस बहुरूपी संकट का इस्तेमाल बहुध्रुवीय दुनिया बनाने के पक्ष में कर सकता है। अच्छा, कैसे? ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के लिए एक नई, ज्यादा न्याय संगत
आर्थिक डील की वकालत करके, क्योंकि जो नव उदारवादी वैश्वीकरण का मॉडल रहा उसने इन देशों का भला मतलब उतना नहीं किया। पर यह सब करने के लिए स्रोत कहता है भारत को पहले अपना घर दुरुस्त करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, बेरोजगारी घटाना, रुके हुए निजी निवेश को बढ़ाना और वैज्ञानिक शोध पर जोर देना। इसके लिए तो राजनीतिक सहमति भी चाहिए होगी। बिल्कुल, देश के अंदर राजनीतिक सहमति और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत होगी। तो ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात और उसका भारत पर असर। अब जरा देश के अंदर आते हैं, एक बड़े नीतिगत बदलाव को देखते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में हुए हालिया सुधार। हाँ, जीएसटी 2.0। 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कुछ अहम फैसले हुए। इन्हें टैक्स प्रणाली को सरल बनाने और अर्थव्यवस्था को गति देने वाला कहा जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या है? देखिए, सबसे बड़ा और अहम बदलाव है टैक्स स्लैब की संख्या को कम करना। अच्छा, पहले जो वो 5%, 12%, 18%, 28% के कई स्लैब थे। हाँ, वो याद है, काफी कंफ्यूजिंग थे। बिल्कुल, उनकी जगह अब मुख्य रूप से 2 दरें होंगी, 18% की मानक दर स्टैंडर्ड रेट और 5% की मेरिट दर। ठीक है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा चीजों पर, जिन्हें डीमेरिट गुड्स कहा गया है, जैसे तंबाकू, पान मसाला, उन पर 40% की दर लगाई गई है। पर मुख्य रूप से 2 ही दरें हैं। ये वाकई एक बड़ा सरलीकरण है। और इसका फायदा मतलब आम लोगों और कारोबारियों के लिए क्या बदलेगा? जिंदगी आसान होगी? हाँ, उम्मीद तो यही है। देखिए, कारोबारियों के लिए टैक्स फाइल करना, हिसाब किताब रखना, ये सब आसान होगा। उनका जो अनुपालन बोझ है, कंप्लायंस बर्डन, वो कम होगा। टैक्स प्रणाली ज्यादा पारदर्शी और प्रेडिक्टेबल बनेगी, मतलब पहले से अंदाजा लगाना आसान होगा। और आम लोगों के लिए? आम लोगों की बात करें तो 5% की निचली दर में रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें आ गई हैं, जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, साइकिलें, रसोई के बर्तन, ये सब। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यानी UHT दूध, पनीर, यहां तक कि चपाती और पराठे जैसी जरूरी चीजों को टैक्स से पूरी तरह छूट दे दी गई है। छूट पूरी तरह? हाँ, पूरी तरह। और पैकेज्ड फूड, नूडल्स, चॉकलेट, पेय पदार्थों पर भी टैक्स कम हुआ है। तो इससे तो खपत बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि लोगों की जेब पर बोझ कम होगा और खपत बढ़ेगी, और इसका फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को मिल सकता है। कुछ और अहम क्षेत्रों का भी जिक्र था, जैसे बीमा और स्वास्थ्य। वहां क्या बदलाव हुए हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हैं। सभी तरह के जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर से जीएसटी हटा दिया गया है। सभी तरह के? वाह! हाँ, ये एक बड़ा कदम है। इससे बीमा, खासकर स्वास्थ्य बीमा, ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सकेगा। इससे तो सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। बिल्कुल, परिवारों को स्वास्थ्य खर्चों से सुरक्षा मिलेगी और देश में बीमा की पैठ मतलब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा। और स्वास्थ्य सेवा में? स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी एक बड़ी राहत है। कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और पुरानी गंभीर बीमारियों के इलाज में जो जरूरी दवाएं, उपकरण और उपचार काम आते हैं, हाँ, उन पर या तो टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है या बहुत कम कर दिया गया है। ये तो बहुत बड़ी राहत है मरीजों के लिए। यकीनन, इससे महंगे इलाज का बोझ कम होगा और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगी। और किसानों और छोटे उद्योगों के लिए भी कुछ है इन सुधारों में, मतलब जहां ज्यादा लोग काम करते हैं? हाँ, बिल्कुल, कृषि क्षेत्र को भी राहत मिली है। ट्रैक्टर और खेती की दूसरी मशीनों पर टैक्स अब सिर्फ 5% लगेगा। अच्छा। खाद यानी फर्टिलाइजर्स और उसे बनाने में जो सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे जरूरी इनपुट लगते हैं, उन पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे तो खेती की लागत कम होगी। हाँ, उम्मीद यही है। साथ ही वो जो उल्टा शुल्क ढांचा यानी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या थी, हाँ, उसका बहुत जिक्र होता था, उसे भी ठीक किया गया है। और जहां तक श्रम गहन क्षेत्रों की बात है, मतलब लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की, तो हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स, संगमरमर, ग्रेनाइट, चमड़े के सामान, इन सब पर टैक्स दरें घटाई गई हैं। तो इन उद्योगों को भी बूस्ट मिलेगा। हाँ, और रोजगार के अवसर भी बने रहेंगे। आपने ये उल्टे शुल्क ढांचे का जिक्र किया, हाँ। ये होता क्या है असल में, और इसे ठीक करने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, उल्टा शुल्क ढांचा या IDS तब होता है जब किसी चीज को बनाने में जो कच्चा माल लगता है, रॉ मटेरियल, उस पे टैक्स की दर, हाँ, तैयार माल यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट पर लगने वाले टैक्स से ज्यादा होती है। अच्छा, उल्टा हिसाब। बिल्कुल, इससे होता यह था कि निर्माता के पैसे कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स देने में
फंस जाते थे। और उससे वापस पाने में, मतलब रिफंड लेने में काफी दिक्कतें आती थी। तो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता होगा। हाँ, बिल्कुल, वर्किंग कैपिटल रुक जाता था और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला नहीं कर पाते थे। अच्छा, तो ये तो वाकई एक बड़ी समस्या रही होगी। बहुत बड़ी, खासकर कपड़ा उद्योग के लिए। हाँ, वो तो काफी समय से कह रहे थे। बिल्कुल। तो मानव निर्मित फाइबर और यान पर टैक्स घटाकर 5% करना इसी आईडीएस की समस्या का समाधान है। इससे कपड़ा उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। तो अब उम्मीद है कि उनकी लागत कम होगी। हाँ, लागत कम होगी, निर्यात बढ़ेगा और नौकरियां भी पैदा होंगी। और सीमेंट पर भी कमी हुई है। हाँ, सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका तो सीधा असर घर बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ेगा। बिल्कुल, ये दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। साथ ही सौर ऊर्जा पैनल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और ऑटो पार्ट्स पर भी टैक्स कम किया गया है। ये तो भारत के ग्रीन ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्यों के लिए भी अच्छा है। निश्चित रूप से। और भारतीय उद्योग परिसंघ CII जैसे उद्योग निकायों ने इन सुधारों का स्वागत भी किया है। ये सारे बदलाव लागू कैसे होंगे, मतलब प्रक्रिया क्या है और कब से लागू हो रहे हैं? लागू करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाने की कोशिश की गई है। एक अहम बात यह है कि माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण G-START, अच्छा, वो ट्रिब्यूनल। हाँ, वो इस साल के अंत तक काम करना शुरू कर देगा। इससे तो विवाद जल्दी सुलझेंगे। बिल्कुल, टैक्स संबंधी विवादों का निपटारा तेजी से हो सकेगा। ये करदाताओं के लिए बड़ी राहत होगी। फिर वो जो आईडीएस के मामले हैं, उनमें रिफंड जल्दी देने के लिए अंतरिम रिफंड की व्यवस्था की गई है। ठीक है। और टैक्स अधिकारियों द्वारा जांच के लिए अब रिस्क बेस्ड कंप्लायंस चेक्स होंगे, मतलब जोखिम के आधार पर जांच होगी ताकि ईमानदार करदाताओं को परेशानी ना हो। और ये लागू कब से हो रहे हैं? ये सारे सुधार 22 सितंबर 2025 से, मतलब चरणबद्ध तरीके से फेज्ड मैनर में लागू हो रहे हैं, ताकि सरकार के राजस्व पर एकदम से असर न पड़े। हाँ, राजस्व स्थिरता भी बनी रहे और उद्योगों और उपभोक्ताओं को राहत भी मिलनी शुरू हो जाए। एक संपादकीय विश्लेषण का भी जिक्र है जो इन सुधारों को मौजूदा आर्थिक हालात से जोड़कर देखता है। उसका क्या कहना है? हाँ, संपादकीय का मानना है कि ये सुधार ऐसे समय में आए हैं जब अर्थव्यवस्था के दूसरे इंजन जैसे निर्यात और निजी निवेश थोड़े सुस्त पड़ रहे हैं। इसीलिए ये घरेलू खपत को बढ़ाकर विकास को गति दे सकते हैं। टाइमिंग पर भी कुछ सवाल उठाए गए हैं शायद। हाँ, हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा करने और फिर जीएसटी काउंसिल द्वारा इतनी जल्दी से पास करने की टाइमिंग पर कुछ सवाल उठाए गए हैं, लेकिन ये तथ्य कि राज्यों ने इस पर सहमति जताई वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और राजस्व पर कितना असर पड़ेगा? अनुमान है कि इन बदलावों से सरकार को सालाना करीब 48,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। अच्छा खासा अमाउंट है। हाँ, हालांकि कुछ का मानना है कि ये आंकड़ा शायद कम करके आंका गया है। और वो जो राज्यों को मुआवजा मिलता था? हाँ, राज्यों को दिया जाने वाला मुआवजा, उपकर, कॉम्पेंसेशन सेस, वो भी खत्म हो रहा है। इससे राज्यों को अपनी आय बढ़ाने और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसे GST 2.0 कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये पूरी तरह परफेक्ट है? देखिए, इसे GST 2.0 तो कहा जा रहा है, लेकिन ये भी माना गया है कि अभी भी कुछ विसंगतियां बाकी हैं। एक सुझाव ये भी है कि टैक्स कटौती का फायदा आम लोगों तक पहुंचे। ये सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण यानी नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी, हाँ, वो संस्था, उसको कुछ समय के लिए फिर से सक्रिय किया जा सकता है। ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे वैश्विक मंच पर भारत अपनी जगह तलाश रहा है और कैसे देश के अंदर आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ, अब एक तीसरे लेकिन बेहद संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं। कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच का वो संतुलन। हाँ। हम उमर खालिद मामले से में एक हालिया अदालती फैसले के विश्लेषण के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। मामला क्या है संक्षेप में? मामला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश मामले में जमानत देने से एक बार फिर इनकार करने का है। उमर खालिद मतलब पिछले लगभग 5 साल से जेल में हैं। 5 साल से। और जमानत न मिलने का कानूनी आधार क्या बताया गया है? इसका आधार है गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA। हाँ, जो कि एक बहुत सख्त कानून है। खास तौर पर इसकी धारा 43D5। धारा 43D5? इसमें क्या है? ये कहती है कि अगर अदालत को पहली नजर में, मतलब प्राइमा फेसी, लगता है कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हो सकते हैं,
तो उसे जमानत नहीं दी जा सकती। अच्छा, मतलब अगर सिर्फ लगता है कि आरोप सही हो सकते हैं। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट के 2019 के वटाली फैसले ने इसे और मुश्किल बना दिया है। कैसे? क्योंकि ये फैसला जमानत की सुनवाई के स्तर पर सबूतों की बहुत गहराई से जांच करने से रोकता है। इसका मतलब है कि अगर पुलिस ने चार्जशीट में साजिश का आरोप लगाया है और बहुत सारे दस्तावेज लगा दिए हैं, तो अदालत को एक तरह से पुलिस की कहानी माननी पड़ती है। जमानत देना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यूएपीए के दूसरे प्रावधान भी हैं, जैसे पुलिस को जांच के लिए 180 दिन का समय मिलना, जो सामान्य कानूनों में 60 या 90 दिन होता है। बिल्कुल। और अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रावधान न होना, ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां, जैसा कि विश्लेषण कहता है, प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। प्रक्रिया ही सजा, ये तो काफी गंभीर बात है। लेकिन क्या इसी तरह के मामलों में अदालतें अलग नजरिया नहीं अपना सकती? स्रोत में शायद जिक्र है कि 2021 में इसी मामले में कुछ और लोगों को जमानत मिली थी। हाँ बिल्कुल, 3 और कार्यकर्ताओं, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत मिली थी। तो तब क्या हुआ था? तब दिल्ली हाईकोर्ट की एक अलग बेंच ने विरोध प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच एक साफ फर्क किया था। अच्छा, विरोध और आतंकवाद में फर्क। हाँ। तो क्या मौजूदा बेंच उस फर्क को नजरअंदाज कर रही है? ये वाकई एक अहम सवाल है जो विश्लेषण उठाता है। विश्लेषण का क्या कहना है इस पर? विश्लेषण तो यही इशारा कर रहा है। ऐसा लगता है कि मौजूदा बेंच ने विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी बातों, जैसे भाषण देना या सड़क जाम करने की योजना बनाना, उसको ही प्रथम दृष्टया आतंकवाद का मामला मानने के लिए काफी समझ लिया है। तो वो जो फर्क पिछली बेंच ने किया था? हाँ, ये उस महत्वपूर्ण अंतर को धुंधला करता है जिसे पिछली बेंच ने रेखांकित किया था कि सरकार की नीतियों का शांतिपूर्ण विरोध करना, भले ही उससे सरकार को असुविधा हो, उसे सीधे सीधे आतंकवादी कृत्य नहीं कहा जा सकता। इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं अगर विरोध और आतंकवाद के बीच की ये रेखा धुंधली हो जाए? तो यहीं पर चिंता बढ़ जाती है। विश्लेषण इशारा करता है कि कानूनों में अगर भाषा अस्पष्ट हो, जैसे कि नई भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 में आतंकवादी कृत्य की परिभाषा को लेकर कुछ चिंताएं जताई गई हैं, तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। मतलब विरोध की आवाजों को दबाने के लिए। हाँ बिल्कुल। और एक और चिंताजनक बात यह है कि अदालत ने मामले की सुनवाई में हो रही लंबी देरी को स्वाभाविक, मतलब नेचुरल इन द कोर्स ऑफ थिंग्स कहकर एक तरह से सामान्य मान लिया। जब न्यायपालिका पर यह आरोप लगने लगे कि वो राज्य की चिंताओं को ज्यादा तरजीह दे रही है और विरोधातंकवाद और आरोप अपराध के बीच की महीन रेखाओं को मिटाने दे रही है, तो ये हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा बन जाता है। अनुच्छेद 19 और 21 की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अनुच्छेद 19 के तहत मिली अभिव्यक्ति की आजादी और अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का क्या मतलब रह जाएगा अगर किसी को बिना सजा सुनाए सालों तक जेल में रखा जा सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। तो आज हमने 3 अलग अलग धरातलों पर चल रही घटनाओं को समझने की कोशिश की। वैश्विक मंच पर भारत की बदलती भूमिका और दबाव, देश के अंदर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़े टैक्स सुधार, जैसे GST 2.0, हाँ, और राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े अहम सवाल। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे बाहरी दुनिया की हलचल देश की नीतियों को प्रभावित कर सकती है, कैसे GST जैसे सुधार आम आदमी से लेकर बड़े उद्योगों तक, मतलब सबको छूते हैं। हाँ। और कैसे UAPA जैसे सख्त कानून व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं। हाँ, और इन सब बातों को जोड़ते हुए अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। ये सीधे तौर पर इन स्रोतों में नहीं है, लेकिन इनकी बुनियाद पर खड़ा होता है। अच्छा, क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि एक तरफ हम एक सरल नागरिक अनुकूल टैक्स व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, भू राजनीति में राष्ट्रीय हित साधने पर जोर दे रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ UAPA जैसे कानून हैं जहां प्रक्रिया ही अपने आप में सजा जैसी बन सकती है। तो सवाल ये उठता है कि राष्ट्र को मजबूत करने और नागरिकों को सशक्त बनाने के इस बड़े लक्ष्य में ये दोनों बातें, यानी नागरिक सुविधा और सख्त सुरक्षा कानून, एक साथ कैसे फिट बैठती हैं? ये एक अहम विरोधाभास लगता है। बिल्कुल। आने वाले समय में राज्य की सुरक्षा जरूरतों और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के बीच ये संतुलन कैसा दिखेगा, खासकर जब देश अंदरूनी और बाहरी दोनों मोर्चों पर बदलाव के दौर से गुजर रहा हो? ये एक बड़ा प्रश्न है।